मानव सभ्यता का कभी इतिहास लिखा जाए तो हमेशा उस उत्खनन का मुंह न देखा जाए जिसमें कोई प्रस्तर खंड निकलता है और किन्हीं राजाओं की प्रशस्तियां उत्कीर्ण की जाती हैं। मानव सभ्यता का इतिहास चाय की दुकानों के बहाने भी लिखा जा सकता है। जैसे नदी के किनारे सभ्यताएं बनती और विकसित होती हैं, वैसे ही आज के क्रम में जिसे समाज शास्त्री पोस्ट मॉडर्न वक्त कहते हैं। हालांकि मॉडर्निटी अभी धीमे धीमे ही अपना सूरज उतार रही है ज़मीन पर, तो ऐसी जगहों पर चाय की दुकानों के सहारे भी सभ्यता का इतिहास लिखा जा सकता है। चूँकि हम इतिहास बांचने निकले हैं, समझने निकले हैं, विद्यार्थी हैं, तो हमारे लिए आज का दिन बड़ा ख़ास है। गो की कैलेंडर में तारीख लिखी है 24 अगस्त की, बरस है 2021 का, लेकिन हमें आज एक नई यूनिवर्सिटी के दर्शन हो गए। आजकल यूनिवर्सिटी शब्द बदनाम हो गया है। यूनिवर्सिटी का जिक्र सुर्खियों में आता है तो लोगों को लगता है किसी हुल्लड़ की आशंका है, और मेरी यूनिवर्सिटी का नाम सुन के तो ख़ास तौर पर लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक यूनिवर्सिटी इससे इतर भी है जो चाय की दुकानों पर चलती है और आपको भरपूर ज्ञान मिलता है सब दिशाओं से। वैसे भी हमारे पुरखे कह गए हैं, आनो भद्रो कृतवो यंतु विश्वता, यानी सब दिशाओं से ज्ञान आने दो। मेरे सब दिशाओं में ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, नौजवान, नेता, वकील, रिटायर्ड बैंक कर्मी। एक भाई साहब हैं जिनका कुछ मामला है, पवार साहब भी हैं, मानव को जोड़ रहे हैं, साथ में मेरी एंकरिंग में भी कुछ जोड़ रहे हैं। तो ऐसे तमाम धुरंधर लोग हैं। कुछ नौजवान हैं जो बड़े होके पुलिस कप्तान बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं। कुछ हैं जो अपनी मुस्कान के नीचे अपने इरादे को कैद किए हुए हैं, कह रहे हैं ऐसे कैसे बता दें, अभी तुमसे गन्ना खिला के सुनेंगे। तो ऐसे महान शहर, क्रांति के शहर मेरठ में मैं मौजूद हूँ। मुझसे कहा गया था जी मेरठ में जाना तो क्रांति का जिक्र ज़रूर करना, है ना, ज़रूरी है। हाँ, तो यहाँ पर हम जिस जगह पे आए हैं इसका क्या नाम है? कुटिया ऐतिहासिक कुटिया है। ऐतिहासिक कुटिया इस वजह से भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर प्रशांत चौधरी जी जैसे बुद्धिजीवी व्यक्ति आके सुबह सवेरे बैठते हैं। ऐसा नहीं, बड़ा जरूरी ज्ञान दिया इन्होंने। अब हमको नहीं पता है कि ये माइक पर ये ज्ञान गंगा कितनी बहेगी, है ना, लेकिन ये फ़ायदा भी है कि बिना माइक के भी ज्ञान मिल जाता है। जैसे कहते हैं ना, पढ़ने की नीयत हो तो ज़रूरी नहीं कि आप हर बार टाटपट्टी लेके पाठशाला जाओ, जहाँ बैठोगे वहीं ज्ञान मिल जाएगा। ये समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के कुछ नौजवान नेता हैं, उभरते हुए छात्र नेता की कैटेगरी से आगे बढ़ चुके हैं, उभर चुके हैं, अध्यक्ष इत्यादि बन चुके हैं। तो अब छात्र नेता के बाद युवा नेता होता है, ऐसा ही कुछ है ना। हाँ, तो इन युवा नेताओं से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बारे में समझेंगे। जैसे देश में राजनीतिक रूप से अल्पसंख्यक से हो गए हैं, वैसे ही कांग्रेसी भी यहाँ सिंगल डिजिट में मौजूद हैं भाई साहब। लेकिन वकील साहब हैं तो मोर्चा संभाले रहेंगे, ऐसा भरोसा है। हाँ, वकीलों का अपना अलग ठाठ होता है। देश को आज़ादी दिलाई है वकीलों ने, गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, ऐसी लंबी सूची है। तो ऐसी मैं पुण्य भूमि मेरठ में आपका स्वागत करता हूँ और थोड़ा ज्ञान शुरू करते हैं। चौधरी साहब आप ही से करते हैं, आप बड़े हो जैसा आप कहो, आपके पीछे है। अच्छा, आप तो राजनीति तो बताएंगे ही। जी जी। देश दुनिया में क्या हो रहा है ये आपको कैसे कैसे पता चलता है? आपकी खबरों का सोर्स क्या क्या रहता है? देखो, अब हमने टीवी तो हम देखते नहीं देखते, बिल्कुल क्यों ही। नहीं देखते? ट्विटर वगैरह है, ट्विटर नहीं जो हम भाई टीवी पे तो एक चीज़ दिखाई जाए, आपको पता हमें पता। हाँ, भाई किसानों को कहना आतंकवादी, ठीक, कोई चोर बतावे, कोई डकैत बतावे, तो ये टीवी तो हमने त्याग दिया बिल्कुल। इसीलिए किसान आंदोलन के हाँ बाद जी, से? हाँ जी, बिल्कुल टीवी बिल्कुल बंद है। हाँ। हमने अपने घर में कनेक्शन भी कटवा दिया टीवी का। कटवा दिया है? हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी। अरे तो घर में और कोई अगर अखबार serial वीरियल और देखना ना चाहे, ना कोई ज़रूरत नहीं, जरूरत ही नहीं। ना अरे ठीक। डेमोक्रेसी है, उनका मन हो देखे। बस जिस डेमोक्रेसी से हमारे देश को नुकसान हो रहा हो और हम बदनाम हो रहे हो, किसान परिवार, हम कैसे देख लेंगे बाबूजी? नहीं, मैं कह रहा हूँ सीरियल तो देख सकते कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है कोई जरूरत ना, नहीं। ठीक है अपना। कर दिया चौधरी साहब। हाँ जी। तो खबर कैसे मिलती है? खबर ट्विटर के माध्यम से, जो भी ज्ञानी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, चौधरी साहब हो गए या फिर और भी जो बड़े बड़े चौधरी साहब कौन है? जयंत चौधरी जी हो गए हमारे नेता। जयंत चौधरी आपके हाँ जी, नेता, आप हाँ जी। रालोद से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
तो हम उनको फॉलो करते हैं और उन चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। क्या है चौधरी चरण सिंह की विचारधारा? भाई चौधरी साहब ने एक बात कही थी कि इस देश को अगर आपको इस देश को अगर विकास करना है भारत का, हाँ। तो आपको किसान मजबूत करना पड़ेगा। अच्छा। और आज के समय में किसान आतंकवादी बन गया। जो माननीय मोदी जी हैं उन्होंने किसान आतंकवादी बना दिया। अभी मोदी जी ने कहा अब भाई मोदी जी कह रहे जी, ये मान लो ऊपर से ही 2-4 लोगों की देश चला रहे हैं। नहीं, मैं तो बयान की बात कर रहा हूँ। बयान यही है, और कौन दे रहा? जो मोदी जी क्या हुए थे ना, जो हमारे देश के जब परसों ही कल्याण सिंह जी का ही हत्या, वो डेथ हुई उनकी, अरे हत्या नहीं, तो वो गलती से निकल गया, डेथ हुई उनकी। बहुत संवेदनशील तो मामला है। हाँ, तो कल्याण सिंह जी ने, कल्याण सिंह जी का निधन हुआ हाँ पीजीआई में बिल्कुल, इलाज जी जी, तो वो शब्द का चयन गलत हो गया मेरा। तो जब कल्याण सिंह जी की डेथ हुई तो उसमें तिरंगा भी, भाई गवर्नर रहे तो तिरंगे सम्मान दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य देखो तिरंगे के ऊपर भाजपा का झंडा था। वो कोई गलत नहीं था, वहाँ देश के मुख्यमंत्री भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। और 26 जनवरी लाल किले पे किसानों ने अपना, जब भाजपा वालों से, हाँ जी, तो उन्होंने कहा कि बाबूजी की ये इच्छा थी कि मैं पूरी जिंदगी भाजपा ही हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आगे आगे आओगा नंबर। एक सेकंड। मेरा काम है ना ये है कि मैं आपके विचार सुनूं और जो आपके विरोधी पक्ष के विचार हैं वो भी बताता चलूं, ताकि संदर्भ रहे बातचीत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक रहेगा ना ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। वरना तो फिर ऐसा होगा कि जैसे भाजपा की या सपा की या कांग्रेस की रैली है तो सब एक ही धार में बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो ये बता रहा हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। कह सकता हूँ? इजाज़त है? देखिए, इनके चेहरे की सख्तियों पर मत जाइएगा, बहुत नरम, बहुत प्यारे लोग हैं, पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं सब भाई हैं, हैं सब भाई हैं। हाँ जी तो वो बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि मैं देख रहा था कि बाबूजी की इच्छा थी कि भाजपा के झंडे में लिपट के जाएं जी, इसलिए वो चढ़ा दिया था। तो भाई उस इच्छा को हमारा, आप भी बड़े हैं हमारे, और हमारे देश में तिरंगे से बड़ा तो कुछ नहीं है। और उसका कोड भी है नहीं, लेकिन अगर ऐसा था तो फिर तिरंगे को ऊपर रखते ना, भारी नीचे रखते। ठीक, जैसे किसान आंदोलन में 26 जनवरी को तिरंगा फहराया था, ठीक है, धार्मिक तिरंगा था, किसी पार्टी का था नहीं, लेकिन उसमें भी ये कहा गया कि तिरंगे को उतार के तिरंगा फहराया गया, बल्कि लाल किले पे उत्पाद हुआ। अगर वहाँ करीब से जाके देखें आप भी कि वो लगाया, लेकिन देश का तिरंगा नहीं तारा, पहली बात। और दूसरा जो हमारी, लेकिन चौधरी साहब उत्पाद तो भाजपा क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साजिश थी किसान आंदोलन में। भाई साहब, ये टीवी नहीं है, मैं आप लोगों की सुनने आया हूँ, आपके पास आऊँगा, तसल्ली से जो बोलना है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं जोर से बोलूँगा तो मेरी बात नहीं, आपके पास आऊँगा, पूरी बात सुनूंगा। मैं तो 2 घंटे से बैठा हूँ और बैठा रहूँगा 2 घंटे। जी जी, तभी तो सबकी बात सुनेंगे। हाँ जी। तो जो वहाँ जो दंगा हुआ, अगर गवर्नमेंट चाहती तो हम नहीं मानते दंगा होता, ठीक। और बल्कि किसानों ने कहा था हमारा एक रोड मैप है, हम इस रोड मैप में जाएंगे और इससे आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने क्यों बैरिकेटर खोल ले उसमें? भाई दिल्ली पुलिस ने बैरिकेटर खोल ले, जब भी तो किसान अंदर बढ़े। बिना पुलिस की सह के किसान अंदर नहीं बढ़ सके थे। इस देश की अगर सबसे कोई शुद्धि कौम है तो वो किसान है। सबसे बस सीधी, हाँ सीधी जो भोली कौम है वो किसान है जी, ठीक। अब वो किसान की कोई बिरादरी तो होती नहीं, उसमें भाई जाट भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, राजपूत भी हैं, एससी भी हैं, सब हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया कि किसान जो है बस वो जाट ही है। अच्छा, ऐसा हाँ, ऐसा है नहीं। अब जो किसान आंदोलन चल रहा उसमें हर बिरादरी का आदमी बैठा, और आप भी देखो किसान परिवार से ही हैं जी, है नहीं तो। और आप बायकाश पंडित जी हैं, भाई हो तो आप भी किसान ही, ये बात तो मानोगे भैया? नहीं तो किसान हूँ, ये बात तो मानूं। हाँ नहीं तो, लेकिन लोग बात क्या कह रहे हैं, भाई जाटों का आंदोलन, जाटों का क्यों होता भाई? भाई किसानों का रोटी तो जाट ही खा रहे, रोटी सब खा रहे, और रोटी आ कहाँ से रही? किसानी से ही तो आ रही है। सही बात है। तो हमारा तो ये कहना कि लोग बिरादरी में ना बांट के किसानों का भला करा जावे, और जो 3 कानून है इन्हें वापस ले सरकार, बस हमारे तो ये कहना है जी। और आप बताओ? नहीं, मैं तो सुनने आया हूँ जी। नहीं, और आप बताइए। अच्छा, ये आपके बगल में जो बैठे हैं, हाँ भाई है ना? भाई है। हाँ जी। तो मैं थोड़ा भाई के पास आ जाऊँ। हाँ, तो ये फौज में रहे हैं, बास्केटबॉल खेलते रहे हैं। अभी क्या करते हैं आप? नाम क्या है? सर गौरव तेवतिया नाम है मेरा। गौरव तेवतिया जी, क्या करते हैं गौरव जी आप? सर अभी स्कूल में जॉब कर रहा था, आके कोचिंग दे रहा था बच्चों को बास्केटबॉल बास्केटबॉल की।
और लॉकडाउन में सर जॉब जा चुकी है हाँ, कोरोना काल में। कोचिंग नहीं चल रही हो? अब कोचिंग सेंटर्स अकेडमी बंद हो चुकी हैं तो अभी सर। आगे क्या करने का इरादा है? अभी सर बिजनेस सेटअप करने का इरादा है थोड़ा किस सा। चीज़ का? सर अभी एक तो सर्विस सेंटर खोला है मैंने बाइक का कंकरखेड़ा में ही अपने से उसमें, और बाकी प्रिंटिंग का भी। कितने साल रहे फौज में? सर मैं टीए में गया था और 6.5 साल में करके आया था उसमें। कैसा अनुभव रहा सर काफ़ी अच्छा रहा, वहाँ के? क्योंकि अगर देशभक्ति जागती है तो वो फौज के अंदर ही जाके आपको एहसास होता है यूनिफॉर्म पहन के कि हाँ हमें अब देश के लिए कुछ करना है। और उसे पहनने के बाद ना सर अलग ही एक जोश आता है, आपको फिर मौत से डर नहीं लगता। अच्छा, ये बात तो है बिल्कुल। तो हमने अपने घर वालों को देखा है वर्दी में, उसका अलग ही। क्योंकि भगत सिंह ने भी कहा है कि हमारा युवा मौत से कभी नहीं डरता। हिंदुस्तान का जो युवा है उसे डर लगता है, तो जो मौत से 2 सेकंड पहले का जो डर होता है ना, वो उस प्रेशर को युवा झेल नहीं पाता, बस मरने से नहीं डरता। तो एक तो जिसने वो आप स्पोर्ट्स वाले हो गए जी। और ये शूटर साहब हैं, क्या नाम है आपका? दीपक तोमर है मेरा नाम। दीपक तोमर। जी। और भी कोई है स्पोर्ट्स में? तो भैया ही हैं। भैया ही हैं। भैया ही हैं। हाँ, हाथी के पाँव में सबका पाँव, कहावत है हाँ, कि एक आदमी में। हम तो इनकी गोली फोड़ लें कभी, हैं? इनकी मंच पे जाके गोली फुड़वा दें हमसे तो बस कभी कभी अच्छा, गोली फोड़ दें। हाँ, कमाल भाषा है यार आप लोगों की। ये बताइए कि जैसे अभी ओलंपिक्स हुए है ना, तो हमने देखा कि देश में स्पोर्ट्स फैसिलिटी पे एक नए सिरे से बात होती है, ओलंपिक ख़त्म होते हैं तो बात बंद हो जाती है। हरियाणा वगैरह में हमने देखा कि काफ़ी स्पोर्ट्स का कल्चर है। यूपी में और ख़ास तौर पे मेरठ को एक बड़ा स्पोर्ट्स सेंटर माना जाता है, क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दूसरे भी। आपके हिसाब से क्या है मंजर और कैसे उसको बेहतर किया जा सकता है? देश में स्पोर्ट्स का माहौल बने, स्कूल के कॉलेज के लेवल पर। आप बास्केटबॉल खेले हैं, आप शूटिंग में हैं, उसके लिए सरकारों को और समाज को क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा है, स्पोर्ट्स के मामले में हमारा देश में प्रतिभा की तो कोई कमी है नहीं, जी, लेकिन समस्या ये है कि जो प्रतिभा है उसे मतलब किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाए, फैसिलिटीज़ दी जाए। अब जैसे आपने ही खुद ही कहा कि ओलंपिक हुआ, अब 1-2 मेडल उसमें आए, उसी में तालियां बजी, वाहवाही हुई, 2-4 दिन उसका मीडिया पे चला, उसके बाद सब गुम है। अब चाइना है जहाँ सैकड़ों मेडल ओलंपिक में आते हैं, अगले ओलंपिक की तैयारी, खिलाड़ियों का सिलेक्शन अभी से चालू हो जाता है वहाँ। हमारे देश में ये थोड़ा सा मामला पॉलिटिकल भी है स्पोर्ट्स में, कि जिन खिलाड़ियों को ओलंपिक जाना है या वर्ल्ड लेवल पे जाना है, उनके सिलेक्शन की पॉलिसी का ही मामला जो है थोड़ा सा होच पोच रहता है। तो शूटिंग का बताइए, तो शूटिंग में बड़ा उम्मीद थी, पदक थी, हाँ लेकिन मिला नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा रहा मामला, उसमें थोड़ा सा कोच का और खिलाड़ियों का मामला भी थोड़ा सा डिस्प्यूट उभर के आया। हाँ, ये मसला रहा। मेरठ में कैसा स्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स का? मेरठ में जो है स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर तो ये है कि बिजनेस के काइंड ऑफ व्यू से तो अच्छा है, लेकिन खिलाड़ियों के ग्राउंड लेवल का जो है मामला वो थोड़ा सा अभी डिस्टर्ब है। जैसे हमारा शूटिंग का ही देख लो, हमारी शूटिंग की रेंज के लिए काफ़ी सालों से हम सुन रहे हैं कि पैसा आ गया, बजट आ गया, हर साल की 50 करोड़ का बजट आ गया कैलाश प्रकाश स्टेडियम में, लेकिन वो होता कुछ है नहीं वहाँ पे। क्या कह रहे हैं बजट? मगर बजट तो देश का राम मंदिर में दे रही भाजपा। मंदिर चाहिए, खिलाड़ी नहीं चाहिए। चौधरी साहब की मंदिर तो लोगों के सहयोग से, मतलब सरकार ने कोई पैसा थोड़ी दिया। सहयोग, हाँ एक बात, हम यहाँ आप भी हैं और मैं जितने भाई बैठे, हम में से ना तो मैं लगता नहीं मैं कभी राम मंदिर में वहाँ जाऊँगा। मेरे घर के बाहर मंदिर रहेगा और मैं भगवान का बड़ा भगत हूँ। अभी आज मंगल है तो मैं पहले मंदिर का मत्था टेक का आया। ये आस्था का विषय है, जिसको जाना है जाए, नहीं जाना नहीं जाए। नहीं सर, लेकिन राम तो ये हमारे भी मन तो- में होना चाहिए। हाँ? राम मन में होना चाहिए, ना कि मंदिर में। मंदिर में नहीं होना चाहिए। मंदिर में क्या करेगा? आज हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, हमारे बच्चों को, परिवार को रोजगार की ज़रूरत है। मंदिर में जाके क्या होगा? मंदिर में जाके किसका चढ़ावा चढ़ के हमें क्या मिल रहा है उससे? प्रसाद भी वो देख के देते हैं कि यहाँ पे कितना चढ़ावा चढ़ा रहा है, कितनी थाली की इसकी कीमत है, उसको पहले लाइन में मिलते हैं। इन सब चीज़ से हमें क्या लेना देना? हमारा क्या इससे मसला हल हो रहा है? करोड़ों लोगों की आस्था का भी विषय है ना। हर आदमी अपनी आस्था रखने के लिए आज़ाद है। मेरी आस्था मेरे मन में है, मेरा राम मेरे मन में है, मैं अपने राम को मन में पूछता हूँ, मुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर। भाई हम सभी, मैं भी राम का भक्त हूँ, हम सभी भक्त हैं भगवान के। मैं भी कृष्ण का भक्त हूँ, लेकिन क्या मैं मंदिर जाके ही मेरा भगवान मेरी बात सुनेगा? मैं दुखी हूँ तो पहले मैं उसके 200, 250, 300 किलोमीटर जाऊँ तब मेरी बात सुनेगा मंदिर में जाके। जितने पैसों में मंदिर बन रहा है, इतने पैसों में कितने। नाम बताइए अपना। मेरा नाम विजय राणा है। मैं
चौधरी चरण विश्वविद्यालय से अध्यक्ष रहा हूँ छात्र संघ का। जितने पैसों में राम मंदिर राष्ट्रीय लोकदल छात्र सभा से जुड़ा हुआ हूँ। ये तो भाई ना मेरे को दौड़ा लेगा कि मैं बार बार कि बार बार मैं लोकदल को इतना, एक तो आप लोगों की इतनी दोस्ती है ना सपा और लोकदल की। राष्ट्रीय लोकदल पहले भाई है साहब, सब भाई है, सबसे पहले परिवार है ये तो। पार्टियों में जाने का मतलब ये है कि परिवार को जोड़ना है, अलग में नहीं जितना पैसा राम मंदिर में लगा रहे हैं ये, इतने पैसों में एक ही कार में है, दोनों इतनी मोहब्बत है। साथ ही चलते हैं। बिल्कुल हाँ, क्या कह रहे थे आप? नहीं, जितना पैसा ये राम मंदिर में लगा रहे हैं, अगर ये स्पोर्ट्स में देते तो ओलंपिक में हो सकता है 1-2 मेडल और आता। उनका ये कहना है कि तो देश की राम मंदिर की जगह कोई भी यूनिवर्सिटी बनाते, कोई बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बनाते, उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता, डॉक्टर्स को। और उनके समर्थकों का ये कहना है जो चाहते हैं कि राम मंदिर बने, उनका ये कहना है कि राम मंदिर के साथ साथ ये सब चीजें बनेगी। मंदिर के बिना पे क्यों बनवाना है आपको सब कुछ? वो ये कहना है। नहीं, हमें देखिए, ऐसा कोई मतलब नहीं है। लेकिन मंदिर इतना से पैसा मंदिर में लगाने की जरूरत क्या है? देखिए, मंदिर से किसी भी देश की व्यवस्था को या उसके विकास को कोई लेना देना नहीं है। मंदिर से आप हमें ये बताइए कि मंदिर से कोई समस्या हल हो सकती है? रोजगार की समस्या हो सकती है, या मंदिर से हमारे रोजगार की समस्या हल हो सकती है, या मंदिर से जो हमारे आज गृह युद्ध होने की स्थिति है वो हल हो सकती है? युद्ध होने की स्थिति है। बिल्कुल, गृह युद्ध हो रही है। लोगों में आज ऐसी भावना, ऐसी भावना पनप गई है। गृह युद्ध बहुत गंभीर टर्म है वकील साहब। हाँ बिल्कुल, गृह युद्ध इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आज हमारे देश में जहाँ पर मानवता की, प्रेम की, अहिंसा की बात होनी चाहिए, और वहाँ पर आज लोगों के मनों में, जहन में एक नफरत पैदा कर दी गई है, जो बहुत ही हमारे देश के लिए विकास के लिए बहुत हानिकारक है। मैं क्या बोलना है, जरा जोर से बोलो यार। वो तो हमारी सारी अच्छी चीजें पीछे बोल देते हो। पारिवारिक बात है। पारिवारिक बात तालिबान से कैसे जुड़ गई? ये कह रहे हैं कि महंगाई इतनी हो रही है कि गृह युद्ध की स्थिति है। अपने घर में गृह युद्ध हो रहा, पत्नी रोज कहती है ये सामान लाओ, ये कहते हैं कि भाई महंगाई बहुत है। ऐसा बोलते हो? हाँ, तो गृह युद्ध हो रहा है। वो वाला गृह युद्ध है, गृह वाला ये आपका ये घर वाला युद्ध है। हाँ, जो हम आपस में, जो हमारे देश में आपसी आंतरिक, उधर पहुँचा देना सर उनको। और मैं अपना पहले परिचय देता हूँ। मेरा नाम, परिचय तो ठीक है, ये क्या दे दिया? ये उनको देना। अच्छा हाँ, ये मैं राष्ट्र बोले यार प्रोग्राम चलता रहा, इधर आलू बढ़ा दो बगल वाले खेल। बहुत बढ़िया वकील साहब। मेरा नाम है एडवोकेट राजीव पवार। मैं राष्ट्रीय मानव एकता संस्था से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जो हमारी संस्था वो 9 राज्य में चल रही है और जाति धर्म से ऊपर उठकर बात करती है, जिसका नारा है कि चुप्पी तोड़ो, जाति छोड़ो, मानव को आपस में जोड़ो। इसका जो मिशन है बता रहा हूँ मैं आपको। राष्ट्रीय मानव एकता संस्था का जो मिशन है वो ये है कि प्रेम अहिंसा के साथ मानव को आपस में जोड़कर मानवता स्थापित करना। ये तो आपने बता दिया, ये तो नारे की बात नहीं, नारा नहीं, जो मिशन होगा कैसे? प्रेम अहिंसा के साथ मानव को आपस में जोड़कर। सर ये 3 बार बोल दिया आपने पवार साहब। मैं बताता हूँ होगा कैसे? ये होगा ऐसे। अब आप देखिए, हम लोग सब बैठे हैं, ये यहाँ हर जाति का आदमी हो सकता है, जरूरी नहीं कि जाट समाज के ही लोग बैठे हुए हैं। मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ, वो क्रिश्चियन है, और भी और बहुत सारी जाति से आते होंगे। क्या हमें ये लोग हमें भगा देंगे? हम भाइयों की तरह बैठे हैं सब, या नहीं बैठे? बताइए साहब आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा नारा यही है। नहीं, आप इसी संस्था से जुड़े हैं क्या? जी हाँ, हमारे साथ अरे वाह, मैं मेरे संगठन कर लिया संगठन। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, और मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूमता हूँ, और मैं सभी लोग वहाँ राजपूत समाज के लोग वहाँ जूती काट रहे हैं। मुझे इतना दुख हुआ वहाँ पे। हाँ, बदायूं के अंदर मैं गया, वहाँ जूती काट रहे हैं राजपूत समाज के लोग। वहाँ जूती मतलब मोची का काम कर रहे हैं। तो बेरोजगारी देखिए, राजपूत समाज का आदमी वहाँ जूती काट रहा है, तो बेरोजगारी, इस चीज के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। एक सेकंड। आप ये कह रहे हैं कि राजपूत समाज का व्यक्ति अगर जूती बना रहा है तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, इस पे कार्रवाई कोई नहीं कर रहा, मैं समझना चाह रहा हूँ। तो ये रोजगारी तो है, जूती काट रहा है तो? सुनिए, रोजगारी देखिए, एक वो बेचारा स्पोर्ट्समैन होके वो पहलवान है, मैंने सिर्फ बस स्टैंड पे उसका वेट किया। अभी मैं बता रहा हूँ पूरी। हाँ जी, कोई व्यक्ति स्पोर्ट्समैन है और कुछ काम कर रहा है, ये एक चीज़ है। आपने उसकी जाति बता के और एक पेशे के साथ जोड़ा कि ये कर रहा है इसलिए गड़बड़ है, तो ये मुझे समझ में नहीं। अभी मैं उसका खंडन कर रहा हूँ अभी नहीं, अब हाँ, मैं उसी को बता रहा हूँ सर। उसी का मेरे को दुख इसलिए हुआ क्योंकि जब उसने बताया कि मैं इस समाज से आता हूँ और मेरे पास रोजगार नहीं है, जबकि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। आपने कहा वो जूतियां गाड़ रहे हैं। हाँ, सुन लो, तो रोज जूती कैसे काट रहा है? बस स्टैंड पे नीचे बैठ के वो जूती काट रहा है। एक स्पोर्ट्समैन को क्या ये काम करना चाहिए?
आप खुद सोचिए, वो पहलवान आदमी होने के बाद बेरोजगारी चरम सीमा पे है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बेरोजगारी का आलम इतना है। बेरोजगारी कहिए, कभी भी ना जाति से मत जोड़िए काम को। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है। जाति से बिल्कुल, क्योंकि हमारा संगठन तो पहले ही संगठन में राष्ट्रीय मानव एकता संगठन में सर्व समाज के लोग हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं जाति की तो हम बात ही कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय मानव एकता संस्था में तो सब समाज के लोग हैं। जाट, गुज्जर, ब्राह्मण, बनिए, दलित सब हैं, सब समाज के लोग हैं, क्योंकि हम सब समाज की आवाज उठाते। कारण क्या है? सब समाज कैसे एक होंगे, जाति कैसे दूर होगी? जब हम लोग प्रेम और अहिंसा के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। 4 बार हो गया मैं ये। वही बता रहा हूं, ये होगा कैसे? जब हमारे अंदर ये मानवता की विचारधारा पनप जाएगी, उससे संगठन देखिए मैं बताता हूँ, एक दूसरे के साथ मैं जुड़ के। पहले तो शिक्षा ही, लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ, दुनिया में ऐसा कोई बच्चा नहीं जो पैदा होते ही वो बता सके मेरा पिता ये है। उसकी माँ उसको बताती है बेटा तेरा पिता है। माँ के आलिंगन से तो मालूम कर जाता है कि ये मेरा पिता है। उसकी माँ जब उसको बताती है पिता है, ये चाचा है, ताऊ है। इसी तरह से हमारे धर्म के ठेकेदार हमें बताते हैं तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू जाट है, तू गुज्जर है। तो अब राष्ट्रीय मानव एकता संस्था एज ए माँ, मदर का रोल अदा कर रही है, हमें मानवता का धर्म बता रही है। कैसे बताते हो आप लोगों को जाके? हम लोगों के जाके कन्वेंशन करते हैं, हम लोग छोटी छोटी सभाएं करते हैं और शिक्षा से जोड़ करके मानवता के लिए उनको प्रेरित करते हैं कि मानवता धर्म। बिल्कुल, मित्र भी हैं, भाई भी हैं और सब। हाँ, तो आपने इनको कैसे प्रेरित किया है कि ये जाति बंधन से मुक्त हो जाए? क्योंकि देखिए जाति और धर्म हमेशा हमें घृणा के जो है अंदर पैदा करती है विचार। मैं बताता हूँ आज स्थिति ऐसी बन चुकी है। सहमत नहीं हूं, पवार साहब, कि धर्म घृणा पैदा करता है। ये तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा धर्म अपनाते नहीं, हो। कट्टर उसकी व्याख्या कैसे? धार्मिक कट्टरता, जाति की कट्टरता, तो सब जगह गड़बड़। जाति की कट्टरता, धार्मिकता कट्टरता, ये हमारे अंदर जो है द्वेष पैदा करती है। अच्छा ये बताओ भाई साहब, ये पवार साहब से आप जुड़े मित्र हैं आप? जी भाई है बिल्कुल। भाई हैं। तो क्या सीखा इनसे? क्या है इनका मिशन का मोटो, क्या है पहले ये बताओ। जो इनका मिशन है वही हमारा मिशन है। बताओ फिर। ये 4 बार दोहरा चुके हैं और कह रहे हैं ये आपको सिखा रहे हैं। ये जाति धर्म से ऊपर उठ के सबको एक साथ लेने की मुहिम है इनकी। सर मैं एक बात इनकी बात करेंगे। आएंगे सर। वही मोटो हमारी पार्टी का भी है। रालोद छात्र सभा ने, रालोद ने अभी अनुसूचित जाति रैली चला रखी है, सभाएं चल रही हैं जगह जगह, हर जिले में उनकी यात्राएं भी चल रही हैं। जिले में भाईचारा सम्मेलन भी चल रहा है अलग। तो पार्टी इसी पे ही कर रही है कि आपस में तोड़ो मत, भाईचारा बना के रखो। जैसे अभी मेरी जयंत चौधरी जी से भी बात मुलाकात होनी है लंबी, है ना? तो एक जब रालोद की बात होती है, अभी हम थोड़ा बहुत मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ता हूँ, कभी समय लगता है तो एक जो बड़ा सवाल उठता है रालोद के ऊपर, वो सवाल उठता है कि साहब स्टेबिलिटी नहीं है ना? कांग्रेस के साथ गए, भाजपा, यार वकील साहब को गुस्सा ना दिलाओ, यहाँ कुछ ज़रूरी बात हो रही है ना, तो वो कर लें दो, अगर आपकी इजाज़त तो कर लें भाई साहब। हाँ, नहीं आप अपना हंसी मजाक करो थोड़ा सा बस, है? आप भी राजी खुशी रहो, हम भी रहें। तो एक ये कहा जाता है कि साहब कभी भाजपा के साथ चले गए, कभी कांग्रेस के साथ चले गए, कभी सपा के साथ चले गए, तो स्थिरता नहीं है राजनीतिक, इसको लेकर क्या सोचते? नहीं, अगर गए हैं तो काम करने के लिए गए हैं, अगर काम नहीं हुआ तो गठबंधन तोड़ा भी है। चौधरी जैसे 2009 का चुनाव किसके साथ लड़े थे? भाजपा के साथ, फिर मंत्री बनने के लिए यूपी में चले गए, हाँ, तो गठबंधन तोड़ के गए थे ना। अगर उन्होंने नहीं सुनी तो गठबंधन तोड़ दिया। तो विपक्ष में थे, उन्होंने क्या नहीं सुनी? जब अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं किसानों के लिए, अगर नहीं हुई तो उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। 2011-12 में जो मैं तो देखिए जो राजनीतिक विद्वान लिखते हैं वो पूछ रहा हूँ आपसे सवाल। आप नेता हो, कल को और बड़े नेता बनोगे, विधायक, सांसद, मंत्री बनो भाई, है? हमको भी खुशी होगी, हमारे परिचित भाई अलग अलग पार्टियों से बड़े नेता बने हैं, क्यों वकील साहब? देखिए जो अरे सुनो तो, अरे आप रालोद के प्रवक्ता नहीं हो भाई साहब? नहीं प्रवक्ता नहीं, लेकिन नहीं मैं, अरे तो नेताजी, अरे आएंगे सब आपके पास भी आएंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये आपके सामने कल को सवाल आएगा ना कि जैसे भाई ने कहा चौधरी सिंह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, तो ये एक सवाल आता है ना कि ये आइडियोलॉजी कितनी शिफ्ट होती है, किस किस स्पेक्ट्रम में जाती है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस बिल्कुल 2 ध्रुव की तरह है, बीच में सपा भी है ना? तो अलग अलग साथ गठजोड़ होता है, तो कैसी प्राथमिकता रहती है, मतलब कैसे तय होता है कि भविष्य में किसके साथ गठजोड़ होगा? नहीं, ये तो सरकार आने से पहले वादे करती है, अगर वे वादे पूरे नहीं होंगे तो गठबंधन तोड़ना पड़ेगा। इनकी एक स्क्रिप्ट होती है पूरी कि हम सत्ता में आएंगे ये करेंगे, अगर वो काम नहीं होगा तो फिर गठबंधन तो तोड़ना ही पड़ेगा ना। अभी आजकल सपा के साथ गठबंधन, सपा के साथ गठबंधन है हमारा, कब तक रहेगा क्या लगता है? चलेगा भी तो लंबा चलेगा।
ये तो परिवार है, ये तो पहले एक पार्टी में थे, अलग हुए फिर वही है जी। अलग क्यों हो गए थे? ये तो आपसी पारिवारिक गृह युद्ध है, ये तो गृह मतभेद होते रहते हैं। आएंगे साहब, आएंगे साहब, आपके पास आएंगे। तसल्ली से बोलना है। चौधरी साहब का इस टाइम उबाल है। ये तो गृह मतभेद चलते रहते हैं। अच्छा, तो चौधरी अजीत सिंह जी और मुलायम सिंह जी के बीच मतभेद हुआ तो पार्टी अलग अलग हो गई। जी लोकदल आ और लोकदल बा बन गई थी। जी। अभी गुरु अब सब एक है, अब फिर परिवार एक है। एक है। और दोनों दोस्त एक गाड़ी से आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताओ, क्योंकि आप छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हो जी। यूनिवर्सिटी का क्या मुद्दा है? यूनिवर्सिटी में तो मैं फीस बढ़ा रहे सारे संघ। आएंगे भाई साहब। क्या नाम है आपका? आदित्य पवार। आदित्य पवार। क्या करते हो आप? मैं शोध छात्र हूँ, शोध छात्र। पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। तो आप शोध कर रहे होगे। जी जी जैनी जी 5 मिनट अलग से आदित्य पवार जी के लिए। अब मैं अध्यक्ष जी की सुन लूं? भाई साहब बिल्कुल। हाँ? या पहले आपकी सुन लूं? अरे नहीं भाई साहब, पक्की बात? हाँ जी। जी। क्या है यूनिवर्सिटी के मुद्दे? अगर यूनिवर्सिटी में अगर 34 वैकेंसी आ रही हैं प्रोफेसरों की, या किसी की भी, मतलब 50 जितनी वैकेंसी होती हैं उनमें से एक वैकेंसी छोड़कर सारी संघियों के लिए हैं सिर्फ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है ये। सारी संघियों के लिए। स्टूडेंट माइंड में वहाँ बैठ के संघियों को संघी बना रहे उन्हें। जब प्रोफेसर सारे संघियों के हो जाएंगे, कर्मचारी संघियों के हो जाएंगे, स्टूडेंट माइंड ऐसे ही कर रहे हैं वहाँ। इससे बड़ी समस्या तो होगी क्या? बैकडोर से आइए 350 ऐसी तो जा रहे हैं। इससे बड़ी समस्या क्या होगी? ये एक यूनिवर्सिटी का बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है, तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है। मुद्दे तो ऐसे ऐसे हैं कि मुद्दे विश्वविद्यालय में। मेरा नाम मंसूर मलिक है, मैं समाजवादी छात्र सभा का जिला अध्यक्ष हूँ जी। मैं बता दूं आपको, विश्वविद्यालय मुद्दे ऐसे ऐसे हैं। अभी पीछे करीब 2-3 महीने पहले एक वहाँ प्रोग्राम हुआ था भारतीय जनता पार्टी का। मैं उनका नाम भूल पा रहा हूँ अभी, याद नहीं है क्या नाम था। कोई महाराज थे, उन्होंने प्रोग्राम किया, वहाँ पर हॉल में हुआ था, बृहस्पति भवन में। तो उन्होंने क्या कहा, उसमें कहा कि उनका केवल एक ही मोटो था वहाँ पे, हिंदू लोगों से ये कहा कि किसी भी मुसलमान बच्चे से यारी मत करो, उनके पास मत बैठो। ये वहाँ कहा गया। उन्होंने बोला, वीडियो वायरल हुई, ठीक है, विद प्रूफ। हम वीसी के पास गए, इसमें हमने छात्र सभा के लोगों ने धरना भी किया, लेकिन हमारे वीसी साहब एक सेकंड क्या है? उसमें मुकदमा करवाने के लिए भी लोगों ने एप्लीकेशन तक दी थी, एसएसपी साहब को और सबको। एसएसपी साहब को भी एप्लीकेशन दी गई थी, उसमें आईजी साहब को भी मुलाकात करके आए थे कि जी जो है ये सांप्रदायिक बातें हैं, विश्वविद्यालय जो है शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पर सांप्रदायिक बातें ना, इस तरीके से। उसमें हमने मांग की थी कि या तो इस पर मुकदमा हो। इस पे मुकदमा अगर आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपकी पार्टी का आदमी है, वीसी साहब हमारे नेकर वाले आदमी हैं, संघ के आदमी हैं। मैंने कहा अगर आप नहीं कर पा रहे हो, हमारे नारंगी कच्चा है, नारंगी कच्चा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो उन पर मुकदमा, तो केवल उन पर मुकदमा कर दो जिसने उन्हें अथॉरिटी दी वो प्रोग्राम कराने की। लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। और हमसे पता क्या बोला कि आपने विश्वविद्यालय में आपको घुसने की कोशिश की। किसने घुसाया आपको विश्वविद्यालय में? हमसे वो बोल रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं वीसी साहब, ठीक है। कोई भी किसी भी दल का आदमी, किसी बच्चा, स्टूडेंट, विद्यार्थी वहाँ का अपने काम के लिए वीसी साहब के पास चला गया ना, तो वीसी साहब उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं होंगे, ठीक है। 6 महीने तो उन्होंने कोविड के बहाने कार्ड निकाल दिए, ठीक है। अगर और एबीवीपी क्या कोई भी संघ का आदमी या बच्चा, विद्यार्थी, कोई भी XYZ वहाँ पर अगर पहुँचेगा केसरिया कलर के तिलक लगा करके, तो वहाँ पर उनके लिए बिस्किट के साथ चाय आएगी, सारी बात सुनी जाएगी और उस बात का समाधान भी होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे करीब 1 साल हो गया है जिला अध्यक्ष बने हुए छात्र सभा का, ठीक है। चाय नहीं पिलाई? नहीं, बात चाय की नहीं है, चाय मैं पीता भी नहीं। चाय पीने के लिए बटन नारंगी होना चाहिए। चाय आऊंगा आपके पास। अच्छा एक बात बताइए जी, जैसे मैं बहुत जगह जाता हूँ चुनावी रिपोर्टिंग के चक्कर में, है ना, विश्वविद्यालय संघ कार्यक्रम के ऐसा कह रहे हैं। हाँ। सवाल मैं पूछ लूँ अभी? हाँ। तो कई जगह लोग ये बोलते हैं कि जी जिसकी सरकार होती है, जिस दल की, वो लेकिन जैसे अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उन्होंने अपने हिसाब से वाइस चांसलर लगाए। बहन जी की, मायावती जी की सरकार थी, अपने हिसाब से लगाए। वहाँ पे जैसे जेडीयू की सरकार है तो वो अपने हिसाब से लगाते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत जी तो सब लोग ये बोलते हैं कि सब अपने अपने पॉलिटिकल क्लाउट और पॉलिटिकल इंक्लिनेशन के हिसाब से वीसी। आ रहा हूँ मैं सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए, है ना। तो ये जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि चूंकि यूनिवर्सिटी से एक्टिविज्म बहुत होता है
स्टूडेंट लीडर निकलते हैं तो हर आदमी चाहता है कि उसका इन्फ्लुएंस रहे। जैसे जेएनयू के समय तक वहाँ पे कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रोफेसर्स की नियुक्ति हुई। अब कहा जा रहा है कि वहाँ पे 2014 से कि आरएसएस विचारधारा, इस तरह की बातें कही जाती हैं। तो आपके हिसाब से आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में, वाइस चांसलर या कल्चर के हिसाब से? मैं आपको बता दूं, समाजवादी की भी सरकार आई है और यहाँ अधिकतर सभी दल के लोग बैठे हुए हैं। आप इनसे भी पूछ सकते हैं, मैं तो अगर समाजवादी का आदमी तो समाजवादी की बात करूँगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, समाजवादी की सरकार में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि अखिलेश यादव ने अपने वहाँ पर बंदे लगा दिए या उनको हटा दिया। जो था वो ही चलता रहा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वो शिक्षा का मंदिर है, उसमें कोई भी किसी भी राजनीतिक मुद्दा ना उठाया जाए तो ही ठीक रहेगा। हमारा मोटो है, ठीक है, विद्यार्थियों का, ये नहीं कि समाजवादी के विद्यार्थियों का, सभी विद्यार्थियों का। मैं ये बता दूं, जितने भी किसी भी, चाहे वो किसी भी वक्त से विद्यार्थी, कोई भी किसी भी जाति बिरादरी किसी का भी हो, एससी हो, एसटी हो, जाट हो, गुजर हो, पंडित हो, कोई भी हो, हम किसी विद्यार्थी के साथ कोई भी प्रोग्राम लेकर जाते हैं ना, प्रोग्राम मीन्स उसकी सहायता करने के लिए जाते हैं, ठीक है। अगर उसे किसी भी किस्म की समस्या हो या कुछ भी हो, कैसी भी हो, अगर हम उसके साथ जाते हैं तो हम उसकी जाति बिरादरी नहीं पूछते, हम जाति बिरादरी नहीं पूछते। हम ना ये पूछते कि तूने आज तक किस पार्टी को वोट करा या आगे किसको देगा, ना हम ये कहते भाई तू भैया समाजवादी को वोट देगा तो हम तेरा काम करेंगे, ना हम ये पूछते, ठीक है। हम केवल, हमारा जो मोटो है विद्यार्थियों का, हमारा केवल मोटो ये है कि कोई भी कहीं का भी विद्यार्थी हो, चाहे हमारे ज़िले का हो, चाहे ज़िले से आउट का हो, किसी अदर ज़िले का हो, उसकी मदद होनी चाहिए, उसकी सहायता होनी चाहिए, उसे हमारे ज़िले में आकर किसी भी तरह की कोई भी किसी की समस्या या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए, अभी एक ये नए विद्यार्थी हैं, आपके पास आएंगे, लेकिन पवार साहब को चूँकि हमने कॉल दे रखा है ना। आदित्य पवार जी हैं, पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी शोध के छात्र हैं। शोध का आ रहे हैं, शोध का विषय क्या है? मेरा चौधरी चरण सिंह की आर्थिक नीतियाँ हैं। चौधरी चरण सिंह की आर्थिक नीति। जी 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 जी। मुख्यमंत्री के तौर पे, प्रधानमंत्री के तौर पे या चंद्रभानु गुप्त मिनिस्ट्री में मंत्री के तौर पे? उनकी जो उनके पूरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री के उसमें भी, प्रधानमंत्री के उसमें भी, उन सब का वर्तमान समय में क्या महत्व है? क्या क्या रेफरेंस मटेरियल क्या है आपका? उनकी लिखी हुई बुकें हैं उस समय। उनकी एक बड़ी चर्चित पॉलिटिकल बायोग्राफी है, वो आपने पढ़ ली? नहीं, अरे देखो पवार साहब, आप हमको थैंक यू बोलना। बिल्कुल हम आपको बिल्कुल बहुत बिल्कुल important जानकारी बिल्कुल दे रहे बिल्कुल बिल्कुल। हैं। एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं, पॉल ब्रास। हाँ जी, पॉल ब्रास की 3 बुकें हैं। हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में, थर्ड तो शायद अभी आया उनका कुछ ही दिन थर्ड पहले। हिंदी में अभी आया है। हाँ जी, हिंदी, इंग्लिश में तो काफ़ी पहले। वो देखो, तीनों बिल्कुल हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं तो हिंदी को ही पढ़ेंगे जी। हिंदी में 2 आ गया। ये इनफैक्ट हाँ मैंने जयंत चौधरी जी से जब मेरी भेंट हुई थी कैराना वाले बाई इलेक्शन में, तब हमने उनसे ये चीज़ कही थी कि भाई हाँ, कि हिंदी में तो सब चीज़ें आनी चाहिए। ये जिन लोगों की, आप में से कई लोग ट्विटर पे मुझसे पूछते रहते हैं कि पॉलिटिक्स पे कौन सी किताबें पढ़ें। पॉलिटिकल बायोग्राफी में जो पॉल ब्रास ने चौधरी चरण सिंह की 3 खंड में लिखी है, वो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि वो एक बहुत ही प्रामाणिक काम है, बहुत ही डिटेल्ड काम है ना। तो वो पढ़ रहे हैं। और क्या क्या रेफरेंस ले रहे हैं? उनके जो ऑडिट पुरानी रिसर्च हैं, जो पार्टी के सब रेजोल्यूशंस मिल गए आपको पुराने? हाँ जी, ज़्यादातर जो काम हुआ हुआ एचओ साहब पे, पुराने मतलब पीएचडी हैं, उनकी थीसिस लेके कुछ उनसे कलेक्ट किया है। तो प्राइमरी सोर्स नहीं हो सकता ना थीसिस लिखने के लिए? नहीं, प्राइमरी सोर्स होगा, क्यों नहीं होगा? थीसिस में जो कोट है वो आपकी थीसिस में? नहीं, आंकड़े तो मिल जाएंगे उससे। आंकड़े ले रहे हैं। हाँ जी। पर उन्होंने भी तो कहीं से कोट किए होंगे ना? नहीं, वो तो वहाँ से आंकड़े लेके, उससे जहाँ से डिटेल चाहिए कि वो तो क्या है, चलिए बताइए। चौधरी चरण सिंह, अच्छा पहले आप किसी पार्टी में, दल में भी हैं? रालोद में क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ, रालोद छात्र सभा। जी। ये आप दोनों में बड़ा नेता कौन है? भाई भाई है हमारे यहाँ, बड़ा छोटा है ही नहीं। अरे सुन तो लो यार, आप लोग तो मतलब पद होता है ना कि भाई कोई प्रदेश का नेता है, कोई हमारे यहाँ यूपी में, यूपी को 5 उसमें बांट दिया। हाँ। जैसे जो पश्चिम है, इसे हस्तिनापुर छात्र सभा का नाम दिया गया है। हस्तिनापुर छात्र सभा। हाँ जी, छात्र सभा। जी जी जी। मेन भी, मतलब जो मेन विंग है वो भी छात्र सभा भी, युवा फ्रंटल संगठन 2 है हमारे यहाँ। हाँ, एक युवा और एक छात्र, वो 2 सब हस्तिनापुर में बांट दिए गए। हाँ जी, हस्तिनापुर नाम रखा गया है। पश्चिम अध्यक्ष हूँ मैं। अध्यक्ष। जी जी। और आप यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष? जी जी। तो आप इनको टिकट देते हैं या कैसे रहता है? यूनिवर्सिटी की टिकट कौन लड़ेगा, कौन तय करता है? नहीं, तब मैं अध्यक्ष नहीं था। हाँ, अगला जब कभी हाँ जी, अब वर्तमान ये 2017 में अध्यक्ष रहा। हाँ जी। हाँ, तो ये बताइए, चौधरी चरण सिंह जी की
आर्थिक नीतियाँ क्या रही हैं? चौधरी साहब ने तो किसानों के लिए काम किया। किसान को कहा कि एक आंख अपनी गाँव खेत पर रखो, एक दिल्ली पर रखो, और दूसरी दिल्ली पे रखो। और जब दिल्ली पे किसानों ने आग रखने का समय रखा, आग रखी, उन्हें कभी खालिस्तानी बना दिया, कभी तालिबानी बना दिया। तालिबानी भी बना दी? हाँ, तालिबानी भी बना दिया। अब भूपेंद्र चौधरी जी ने 2 दिन पहले नया ही चल रहा है तो हाँ 9 महीने में खुद बोल के गए हैं, अभी बता रहा था मैं। भूपेंद्र चौधरी योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री हैं। 4 दिन पहले बागपत में बोल के गए हैं और बोल के गए हैं कि चौधरी साहब को निपटा लेते, यहाँ तक आने की जरूरत भी नहीं थी। लोग थोड़ा बैठते थे यहाँ। चौधरी साहब को निपटा लेते आप। अगर एक आध बार बागपत ने चौधरी साहब को निपटा दिया होता तो ये पजीता थोड़ा जुड़ा था जो सिसोली में जुड़ रहा। वालों से डर लगता है, हरी टोपी वालों से डर लगता है। अब ऐसा बोल के गए हैं। राष्ट्रीय लोकदल की जो टोपी है उसमें हरा रंग है, यानी किसानों और भारतीय किसान यूनियन की किसानों से डर लगता है इन्हें। ऐसा वो बोल के गए हैं। गाजीपुर भी गए हैं। हाँ गाजीपुर गए हैं आप तो। किसान बैठे हैं वहाँ, कौन बैठा है? 9 महीने में सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ये किसान है। क्यों बताओ आप? ज़्यादा 500 से ज़्यादा शहादत हो चुकी है सब किसानों की। 500 से ज़्यादा। हाँ 9 महीने में ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ये किसान है। बातचीत के लिए जैसा मोदी बतावे वो ऐसे ही आके कह दे, जैसा मोदी बतावेगा ऐसे ही आके बता दे। वही बात है कि हाँ कह लगे तब मैं जाके ये बोल दियो, वे जाके अपना वो रख दें उनकी बात। व्हाट्सएप कर दे उनको, तुम्हें सिर्फ यो कहना है, उनको इससे हट के कुछ भी नहीं कहना। अगर उससे हट के कह दिया तो उनका मंत्रालय गया। फिर क्या नाम है आपका? रजत चौधरी। वकील हैं आप? हाँ जी, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बड़ी अंदर की जानकारी रखते हैं कि मंत्रियों के पास क्या वे चलो जाओ उस पर न्यूज पे थोड़ा बहुत जैसे आप लोग निष्पक्ष कर लें तो हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, टीवी नहीं देखते हैं? अच्छा, और क्या कहना चाह रहे हैं चौधरी साहब? वह कहना तो ये, टीवी से तो सबका मोह भंग हो ही गया जी, सबको यही दिखाई दे। एक वो जो नारा था ना उसका मोदी ने दिया था उनको, हम तो फकीर आदमी में झोला ठा के चल पड़ेंगे जी। तो झोला तो इसने ठा लिया, कंधे पे लंबी तनी का जोड़ा है, रेलवे भी उसमें घेर दी, सारी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन करके सबको उसमें घेर दिया। तो जो है अब तो झोला तो इसका खींचना पड़ेगा, नहीं तो इन्हें तो देश तो बेच दिया। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे आप जो कुछ बोल रहे हैं, सवाल तो सुन लीजिए पवार साहब, कि जैसे आप बोल रहे हैं कि मोदी जी की नीतियाँ ऐसी ऐसी, लेकिन जब मैं जिस मेरठ में बैठा हूँ यहाँ के, जब मैं लोकसभा के परिणाम देखता हूँ तो 2009 में यूपी कांग्रेस की सबसे ज़्यादा सीटें आई थी 84 के बाद, है ना? नहीं 84 के बाद नहीं, 1996 के बाद से। और लेकिन यहाँ तब राजेंद्र अग्रवाल जी जीते, फिर 2014 में भी जीते और 19 में भी जीते, जबकि सपा बसपा एक साथ लड़े थे। तो आ रहे हैं पवार साहब, सवाल तो सुन लो, हैं? आप ही के सुनने आए हैं तो ऐसे बोल दो मत ना। ये हम जेएमसी को भी कहना पड़ा कि इन्हें ट्रेनिंग दो। ये बावली कौम के बावले सिपाही हैं, इन्हें ट्रेनिंग दो हाउ टू बिहेव। क्योंकि हमें वोट लेनी है, हमें वोट मांगनी है, सबको जोड़ना है। राजनीति है सबको जोड़ना। जो दूसरा बोले हम चुप रहें, हम बोले दूसरा चुप रहे, तभी तो बात होगी। वो जो बीच का ये टक टक, हाँ ट्रेनिंग की ज़रूरत है और डिस्ट्रिक्ट वाइज काम करें आप लोग। और उन्होंने हाँ भी की, उनका हाँ ठीक। ताऊ क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीपी सिंह है, बैंक से रिटायर्ड हूँ और वर्तमान में लोकदल का जिला उपाध्यक्ष हूँ मेरठ से। ये आपके सीनियर विंग के नेता हैं, देखो बड़े हैं हमारे, बड़े हैं। हाँ, तो क्या कहा आपने जेएमसी को? कि जी हमारे यहाँ इन्हें हाउ टू बिहेव की दिक्कत है और हमें राजनीति सभी को जोड़ना है, तो उसमें मगर दिक्कत आ रही है। और हमारी चूँकि हालांकि बिरादरीवाद की हमारी राजनीति नहीं है, पर ये माना जाता है कि भाई इसमें जाट बाहुल्य हैं, जाट ही एक तरह से लीड करते हैं। तो मगर ये उन्होंने भी खुद ये माना कि भाई जितना तुम झेलते हो, यंग चैप है इसलिए यहाँ घुसता तो इनको है नहीं। इन्हें तो यूँ करना है, इमेच्योरनेस है, यूँ करना है, सुनना ग्रहण करना तो कम है, यही तो प्रॉब्लम है। नाराज हो रहे हैं तो आप लोगों के तौर तरीके से चौधरी साहब?
जयंत चौधरी ने भी कहा कि जितना आप झेलो ना उससे ज़्यादा हमें झेलने पड़ते हैं ये, और हम ये कोरोना ख़त्म होने दो। मगर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज इनकी कराओ। एक तो पार्टी का ये होगा कि भाई पार्टी कुछ कर रही है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज इनका प्रोग्राम होता रहेगा। इनको मगर एक एक दो दिन की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया, ये हमारे यहाँ दिक्कत है, हाउ टू बिहेव की प्रॉब्लम है। हम सीखने को तैयार नहीं है। होता भी है कि हम अपना ज्ञान बतावें, और ज्ञान है, ज्ञान जितना ज्ञान तो बहुत है ताऊ, देखो सब में जितना है उतना एज का, एक्सपीरियंस का, वो बहुत सी बातें उसमें होती हैं। ताऊ आपका अनुभव क्या कहता है? बेहतर तो ये होता है कि हम ज़्यादा सुने, वो अच्छा, ज़्यादा। सवाल ये है हमारा कि आपका अनुभव क्या कहता है, देश और प्रदेश किस दिशा में जा रहा है? निराशा है, किसान निराश है, नवयुवक निराश है, मजदूर निराश है, फासले बढ़ रहे हैं, फासले बढ़ रहे हैं, आपसी भाईचारा है नहीं, फासला, हिंदू मुस्लिम फासला, और ऊपर वाले ने, प्रकृति ने भी इन्हें फासला ही दे दिया। कोरोना फैल गया, हालांकि वर्ल्ड लेवल की चीज़ है, पर कोरोना फैल गया। फासले इतने बढ़ गए कि हस्बैंड वाइफ में भी फासले हो गए इस कोरोना के चक्कर में। हाँ, किसानों के लिए 4 साल से गन्ने के रेट नहीं बढ़ रहे, रोजगार। योगी आदित्यनाथ सरकार तो ये दावा कर रही है, उनका क्या है कि आप आंकड़े उठा के देख लो है, तो वो कह रहे हैं कि पिछले सरकार ने कितनी खरीद की और इस सरकार ने की, वो तो सबके सामने, वो ऐसा कह रहे हैं। हाँ, तो बात ये है कि जो उन्होंने हमने गन्ना डाला, गन्ना ही उन्होंने खरीदा, वो कम हुआ या ज़्यादा हुआ, प्रकृति पे, पानी पे, बारिश पे कम ज़्यादा हो सकता है, तो वो कम ज़्यादा खरीद लिया। गन्ना ही तो खरीदा, कुछ और तो खरीदा नहीं। वो खरीदा, उसके पूरे हिंदुस्तान में 20,000 करोड़ रुपया गन्ना का पेमेंट बाकी है, 8,000 करोड़ अकेले यूपी में बाकी है, 200 करोड़ रुपए पंजाब के बाकी हैं। पंजाब में भी वहाँ आंदोलन चल रहा है। रेट 4 सालों से किसी भी गवर्नमेंट ने बढ़ाए नहीं हैं। अभी चूंकि पंजाब में चुनाव सिर पे हैं, तो अभी उन्होंने 15 रुपये बढ़ा दिए हैं अभी 2-1 दिन पहले। तो ये हालात है। अच्छा, ये बताइए, एक हाँ, इन्होंने अभी नहीं से पहले भाजपा ने तो जो है गन्ने का पेमेंट जो है हम 14 दिन के अंतर्गत करा दिया जाएगा, तो वो 14 दिन वो एक साल धैर्य रखो, बिल्कुल नौजवान। अच्छा, ये बताइए, जो हम लोग बातचीत कर रहे थे तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की आप कुछ चर्चा कर रहे थे, और यहाँ पे भी भाई लोगों से बात हो रही थी कि एक बड़ा मुद्दा है। इन्होंने बताया कि हमने एक बड़ा सेमिनार भी करवाया है, तो आप क्या बता रहे थे उस समय? हम ये कह रहे थे कि जो समस्याएं देश में हैं उनका, हाँ, मुझे ध्यान आया, हम लोग गन्ना और ग्राउंड वाटर रिचार्ज इन सब पे बात कर रहे थे, तो आप बोले जी समस्या तो जब तक पॉपुलेशन की नहीं सुलझेगी। अब ध्यान आ गया। मेन कोज विभिन्न समस्याओं की जनसंख्या वृद्धि है। बच्चा जो पैदा होता है उसको खाने को, पीने को, कपड़ा, दवाई, स्कूल, बिल्डिंग, सड़कें, मकान, दुकान, सारा चीज़ चाहिए। कैसे ठीक होगा ताऊ ये? इसे निष्पक्ष भाव से, बिना किसी जाति धर्म के, निष्पक्ष भाव से ऊपर उठ के, जब हमारे देश को भी जनसंख्या की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो उसे ये सरकार, जिसकी देश में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, विभिन्न प्रदेशों में सरकार है, उसे कल लागू करती, आज करे, आज करती, अब करे। ये नहीं है कि अच्छी बातों की चर्चा तो हमें करनी है, हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, इकन्नी जेब में किसी की जाने नहीं देनी, किसी की भी प्रॉफिटेबिलिटी के खिलाफ हैं ये। केवल अडानी अंबानी उनको वे बढ़ें, उन्हीं की बढ़ें। एनपीए में 10 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ़ कर दिया गया। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आम जनता के लिए इन पे कुछ है नहीं। इन पे तो हिंदू मुस्लिम बिना किसी खर्चे पानी का हिंदू मुस्लिम करो, और इन्हें लालाओं को, बड़े लालाओं को उन्हें मालदार कर दो, आम जनता को ऐसे ही रहने दो। अच्छा, मेरठ में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है? हिंदू मुस्लिम होता रहता है, हुआ है। जब उसमें राजनीतिक पार्टियां उसमें घुसती हैं, ये संग वंग घुस जाते हैं, तो उसमें हो जाता है, हुए हैं। मगर हमारी कोशिश तो ये है, बेहतरी कोशिश है, भाईचारे की कोशिश है। भाईचारे कोशिश। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उसी पे चल रहा है जी। मेरा नाम साजिद अली है, मैं मेरठ का ही रहने वाला हूँ। अभी आपने जो मुद्दा, मैं फार्मा सेक्टर में जॉब करता हूँ। CCSU से 2006 में मैंने BSc की थी, बैचलर ऑफ साइंस। उसके बाद मैं सीधा फार्मा में आ गया था।
पिछले 2 साल से क्राइसिस भी झेल रहे हैं हम लोग, जॉब चली गई हैं, कम नौकरी चली गई हैं। मैं जनसंख्या पे ये बोलना चाहता हूँ कि आई एम ए मुस्लिम, ठीक है। मैं अगर अपनी फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ, मेरे पापा 3 भाई हैं। सर 1 मिनट सुनेंगे। मेरे पापा 3 भाई हैं। मेरे पापा गांव में मजदूरी करते थे, ठीक है। मेरे छोटे वाले चाचा जो हैं वो रिटायर हैं सिग्नल से, आर्मी से। जो सबसे छोटे चाचा हैं वो JCO हैं आर्मी में, सिक्किम में। हमारे 3 भाइयों की हम 6 औलाद हैं, 2 बच्चे हैं। मेरी शादी 2009 में हुई थी और मेरे भी 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी 9 साल की है, बेटा 5 साल का है। तो अगर ये जनसंख्या कानून लगता है, मैं बहुत खुश हूँ इससे। खुश क्यों? क्योंकि मैं इसी मुद्दे पे आपसे बात करना चाह रहा था। अभी सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। सेंसिटिव नहीं कहूँगा, एक समझदारी वाला मुद्दा कहूँगा। सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, लोगों के पास इनकम सोर्स ख़त्म हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चों की पढ़ाइयाँ चल रही हैं, ऑनलाइन चल रही हैं। ऑनलाइन के लिए मेरे को उनको नेट भी देना पड़ता है, ऑनलाइन के लिए मेरे को उनको टैब भी देना पड़ता है, मेरे को उनको मोबाइल भी देना पड़ता है। बावजूद उसके वो नहीं पढ़ रहे हैं। किसी का बच्चा नहीं पढ़ रहा है, वो सिर्फ टाइम पास करता है यूट्यूब के ऊपर। ये जनसंख्या से मिक्स करके सर मैं आपको बात बता रहा हूँ, सिर्फ यूट्यूब के ऊपर टाइम वेस्ट करता है। बावजूद उसके रोज़ स्कूल से फ़ोन आते हैं कि आपको फ़ीस जमा करनी है। फ़ीस जितनी थी उतनी ही जमा करनी है, 1 रुपये का उसमें कहीं से कहीं तक कोई डिस्काउंट नहीं है। जब मैं एक जॉब पे होने के बावजूद, हालांकि अभी मेरी जॉब नहीं है, मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, एक जॉब पर होने के बावजूद मैं अपने 2 बच्चों की शिक्षा सही से नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे क्या हक है कि मैं 10 बच्चे पैदा करूँ? मुझे कोई हक नहीं है 10 बच्चे पैदा करने का। और मैं मुस्लिमों से कहूँगा कि आपको बच्चे नहीं पैदा करने। अगर आप उनको शिक्षा नहीं दे सकते हो, अगर समाज में खड़े होकर सर उठाकर वो नहीं बोल सकते हैं, आपको कोई हक नहीं है 10 बच्चे पैदा करने का। आप 1 बच्चा पैदा करो, 1 बच्चा पैदा करो, लेकिन उसको इतना काबिल बनाओ कि वो 10 लोगों में अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी बात का जवाब दे सके, सभ्यता से बात कर सके। तो मैं जनसंख्या कानून के बिल्कुल पक्ष में हूँ। आप इसको लगाइए और आप डाटा देखिए सर, मैं शायद हो सकता है गलत हूँ, डाटा के ऊपर मैं देखूँ 80% पॉपुलेशन जो है, 80-70% पॉपुलेशन 80% of population of Hindus having children more than 2 compare than Muslims, only 20% Muslim having children more than 2। ये डाटा मैं गूगल से एक सर्च कर रहा था। तो इसको एक ये बनाना कि मुस्लिमों के बच्चे ज़्यादा हैं, मुस्लिमों को जनसंख्या कानून का विरोध करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल साथ हूँ। अगर योगी जी इस चीज़ के लिए करते हैं, मैं सबसे आगे चल के कहने को तैयार हूँ कि आप इस कानून को लगाइए। लेकिन सर हमारे मुद्दे होने चाहिए शिक्षा, रोज़गार। आप सर गाँव में जाकर देखिए, ये सब गाँव के हैं, मैं भी गाँव से बिलोंग करता हूँ। आप गाँव में जाइए, आप वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए सर। आप मेडिकल कॉलेज में जाइए, आप वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए सर। मेरे गांव में एक ANM उपकेंद्र है, जिसको चलाने के लिए मैं CM पोर्टल पर पिछले 2 साल से एक कंप्लेंट कर रहा हूँ रेगुलर। अभी तक मेरा वो CM पोर्टल पर कंप्लेंट डालने के बाद वो उपकेंद्र नहीं चला है। क्या गांव में उपकेंद्र की ज़रूरत नहीं है? क्या सारी फैसिलिटीज़ गाँव में नहीं मिलनी चाहिए? उसके बावजूद मैं कोविड की लेटेस्ट बात आपको बताता हूँ। एक टीकाकरण हुआ था आपसे 4 महीने पहले कोविड का। मैंने CM ऑफिस में कम से कम 5 कंप्लेंट दिया, तब जाके सैटरडे में एक टीकाकरण हुआ है कोविड का। क्या गांव के लोगों को कोविड नहीं होगा? होगा ना सर। तो क्या सारी जो राजनीति है सिर्फ हिंदू और मुसलमान पर ही केंद्रित है? सर मैं अकेला मुस्लिम है बैठा, मुझसे तो किसी ने बदतमीजी नहीं की है। मुझसे सब, मैं अभी बड़े भाई चले गए, उनके साथ मैं जिम कॉर्बेट घूमने गया था, उनसे बात करके गया था। तो क्या हर चीज़ का आधार हिंदू मुस्लिम ही है? नहीं है। मैं जहाँ पर नौकरी करता था, एक मुस्लिम की कंपनी थी, ठीक है, और उसमें 95% हिंदूज जॉब करते थे। मैं अकेला मुस्लिम था। लेकिन अभी मैं सर्च कर रहा हूँ, अभी नहीं है नौकरी, मिलेगी अच्छी खासी मिलेगी। लेकिन ये कब तक चलेगा? हिंदू मुस्लिम की राजनीति हमें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं इसके बिल्कुल विपक्ष में हूँ। साजिद साहब, यू आर मेकिंग लॉट ऑफ सेंस, इसलिए मैं कुछ सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा। 2-3 चीज़ें हैं, है ना, उस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। इस देश में जो आपके पुरखे और हमारे पुरखे, है ना, उन्होंने जब बंटवारा हुआ तो ये तय किया कि उनको हिंदुस्तान में रहना है, ये हमारा देश है, हमारी ज़मीन है। उसके बाद से अगर हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखें, है ना, बाकी सब देखें, तो मुस्लिमों की जो स्थिति है, चाहे वो शैक्षणिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो, है ना, या जो सोशल इंडेक्स हैं पॉपुलेशन समेत, उसमें कमज़ोर रही। आपके हिसाब से लीडरशिप और एजेंडे में कहाँ कमी रही जो उत्थान नहीं हो पाया? लीडरशिप और एजेंडे में सबसे बड़ी कमी रही लीडर की। क्योंकि अगर आप इजाज़त दें तो मैं पिछली सरकार पर भी आता हूँ, सपा पर भी आता हूँ। 68 विधायक सपा सरकार में थे, हमारे मुस्लिम विधायक जो थे 68 थे, शायद मैं गलत हूँ।
है ना 60 होंगे सर, मे बी एक बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है। किस लीडर ने किस मुस्लिम के लिए क्या किया है सर, ये मेरा सवाल मुस्लिम लीडर से है। चाहे कोई भी हो, मोहम्मद साहब को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, गुलाम मोहम्मद साहब को अच्छे रिलेशन है उनसे मेरे, मुझे बाई नेम जानते हैं वो। तो सबसे बड़ा सवाल तो उन्हीं लोगों से है कि उन्होंने मुस्लिमों के लिए किया क्या है। मैं तो नहीं मानता उन्होंने कुछ किया है। अगर आपको मुस्लिमों के लिए कुछ करना था तो कम से कम उनको एजुकेशन देनी थी। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड है तभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका जो गांव के अंदर रह रहा है, जो शहर के अंदर भी गांव से बदतर हालत में रह रहा है, जैसे आप जाकिर कॉलोनी में जाकर देखिए, वो सारा का सारा लीडरशिप का दोष है। लीडरशिप सिर्फ तभी तक होती है जब तक उन्हें इलेक्शन जीतना है। इलेक्शन जीतने के बाद में कोई लीडर नहीं है, कोई वोटर नहीं है, कोई मर रहा है मरे, किसी से किसी कोई लेना देना नहीं है। सिलेंडर 890 रुपये का हो गया है, मे बी आई एम रॉन्ग, 890 का है। पेट्रोल 99 रुपये का हो गया है। अभी जो बात चली थी गृह युद्ध की, गृह युद्ध हो रहा है बिल्कुल। मेरी वाइफ से मैं लड़ के आया हूँ, वो कहती सिलेंडर नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं अरेंज करके ला के दूंगा सिलेंडर कहीं से, 890 रुपये का। बिजली का बिल अच्छा खासा आ रहा है, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट को कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवेन्यू जनरेट हो रहे हैं। रिवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है तो एक आम इंसान का नहीं हो रहा है, वो कैसे होगा? एजुकेशन 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 सर, मैं 5 साल पहले की बात बताता हूँ आपको। हमारे विधायक साहब गुलाम मोहम्मद साहब से हमने डिस्कस करके बहुत सारी चीज़ें करके गांव में एक स्कूल का निर्माण कराया, जूनियर हाई स्कूल, ठीक है। उसकी बिल्डिंग बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, हमने बहुत मेहनत की उसके लिए। हम गए, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। आप बोलो अगर करते भी हो, मैं नहीं करता हूँ, कोई सपा से, कोई रालोद से, कोई कांग्रेस लेकिन से, रिलेशन आपका भी नंबर आएगा भाई साहब, ये मत सोचना कि है ना। तो सर वहाँ पर हमने एक स्कूल का निर्माण करवाया, हमने नहीं मतलब गवर्नमेंट ने करवाया, सपा गवर्नमेंट ने करवाया सीधा सीधा। वो बहुत पैसा उसके अंदर लगा, लागत मुझे नहीं पता लेकिन अच्छा पैसा उसके अंदर लगा। सर आप जाकर देखिए, वो खंडर होने की कगार पर है। अगर वो चल जाता, मैं मुझे नहीं पता क्या वजह है, अगर वो चल जाता क्या वहाँ पे मुस्लिम के बच्चे पढ़ते? नहीं, वहाँ पर सब हिंदू के बच्चे पढ़ते, वहाँ पर क्रिश्चियन भी पढ़ते, वहाँ पर मुस्लिम भी पढ़ते, वहाँ पर हरिजन भी पढ़ते। मेरे गाँव की 6000 की पॉपुलेशन में 4000 वोट मुस्लिमों की हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे गांव का प्रधान हिंदू है। क्या ये अपने आप में गंगा जमुना तहजीब का संबंध नहीं है? बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर चाहे जो 4000 लोग 800 वोटों को काट कर एक हिंदू मुसलमान प्रधान बना सकते, लेकिन उन्होंने हिंदू को प्रधान बनाया। तो क्या हमें वो स्कूल नहीं चलाना चाहिए? अगर वो स्कूल चलेगा तो गाँव के जो जिनके पास पैसा नहीं है, सर जिनके पास नहीं है पैसा, बच्चों को पढ़ाने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं है, क्या वहाँ पर उसको बच्चों को एजुकेशन नहीं देंगे? एक स्लोगन चला करता था सर बहुत पहले, शायद आप लोगों ने सुना होगा टीवी पर, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आज का स्लोगन आप बताइए क्या है? लड़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, यही है ना। लड़ाओ बढ़ेगा इंडिया। सर बातें तो बहुत हैं लेकिन वही मैं इमोशनल होता चला जाऊंगा, तो आप जाइए सर। नहीं सर, सर यही कहूँगा कि आप देखिए सर, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। आप मैंने बताया सर आपको, अभी आप जाइए गांव में देखिए, उपकेंद्र नहीं चला है, ठीक है। मेडिकल कॉलेज जाकर देखिए सर, आपको पता चल जाएगा क्या स्थिति है, कितने बेड हैं, क्या प्रॉब्लम है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा सर। चलिए, आपका क्या नाम है? शक्ति सिंह, एडवोकेट शक्ति सिंह। एडवोकेट शक्ति सिंह, कांग्रेस में हैं? जी, किस पद पे? यूथ कांग्रेस में प्रदेश सचिव। यूथ कांग्रेस में प्रदेश सचिव। यार गुरु, आप लोग यहाँ वो एक एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था चुनाव का, वो अभी चल रहा है कि बंद हो गया? हाँ चल रहा है जी, थोड़ा कैंपेनिंग भी हो रही है उसके यहाँ। अच्छा, तो आप दोबारा चुनाव लोगे? नहीं अभी तो जो है आप, मैं सॉरी पार्डन, मैंने कहा वो यूथ कांग्रेस के जो चुनाव होते थे ना। नहीं अभी चुनाव से नहीं है, अब तो ऐसे ही संगठन में ही। तो वो चल नहीं पाया वो एक्सपेरिमेंट? अभी चल नहीं रहा सर, उसमें अभी मेंबरशिप जिस हिसाब से आ रही है, लीडरशिप अपने हिसाब से, जो भी मेहनती लोग हैं क्षेत्र में उन्हें अपने हिसाब से कर देते हैं। पर सवाल तो आई एम श्योर आपने खूब सोचा भी होगा, तो बता भी दीजिए कैमरे पे कि कांग्रेस का रिवाइवल यूपी में क्यों नहीं हो पा रहा है 89 में जब से सत्ता गई है? देखिए, सबसे पहले क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं वो थोड़ी एक्टिव हुई यहाँ पे, जब इनके साथ हमारा गठबंधन हुआ क्षेत्रीय पार्टियों के साथ। फिर जो भाजपा की राजनीति चलती आ रही है हिंदू मुस्लिम की, उसमें बांट के, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी बहुत अच्छे स्तर पर कांग्रेस को वोट देती थी, लेकिन फिर हिंदू मुस्लिम वो इसलिए देना बंद कर दिया सर कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने जातीय समीकरण बैठा के उन चीज़ों को अपनी तरफ बदल लिया। कांग्रेस ये क्यों नहीं कर?
अब करने की कोशिश चल रही है सारी की सारी। जी, जाति समीकरण भी बैठेंगे। जब जातीय जनगणना के लिए 10 मिनिस्टर और 10 बड़े लीडर्स पीएम साहब से मिल के आए हैं अभी कि जातीय गणना भी होनी चाहिए, तो जातीय समीकरण भी बैठेंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ तो जातीय समीकरण काफ़ी अच्छे स्तर पर काम करते हैं। ये आपके दोस्त हैं भाई साहब जो बैठे हुए हैं? मैं मुलाकात थोड़ी कम है, लेकिन हाँ भाई हैं सब अपने हम। भाई हैं, ये बढ़िया है। ये जो है यहाँ का एक स्लोगन है हमारा, बिल्कुल जो भी हमारा नज़दीकी होता है हम उसे अपना भाई मानते हैं। तो बहुत बढ़िया बात, भाई मानते हैं बिल्कुल। और भाई बहुत बढ़िया जी। तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे 2017 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो आपकी अपने सपा के भाइयों के साथ आपके गठजोड़ था, फिर चला नहीं, क्या वजह रही? हिंदू मुस्लिम, वही हिंदू मुस्लिम जो सपा के साथ गठजोड़ टूटा, इसमें हिंदू अच्छा सपा से गठजोड़ चला। नहीं ये मैं तो रेडी रखते हो एक्चुअली नहीं रेडी नहीं था मैं। एक्चुअली जो है मेरा ध्यान थोड़ा उधर था, वो बीच में काफ़ी ज़ोर से बोल रहे थे, तो वो इसलिए मेरा ध्यान कोशिश करी गई, गठजोड़ नहीं चल पाया, लेकिन आगे फिर चलेगा, समीकरण तो बैठाएंगे। फिर चलेगा, मतलब आप कह रहे हो सपा से फिर गठजोड़ होगा? नहीं, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, एकदम पट्टी चलने वाली। नो आई एम नॉट सेइंग कि गठजोड़ होगा, हम कहेंगे समीकरण चलेगा। जातीय समीकरण के हिसाब से इलेक्शन लड़ेंगे अपने। कांग्रेस जी सपा के साथ मिलेगी या रालोद के साथ? नहीं, अभी कहीं नहीं मिलेंगे, अभी हमारे किसी से गठबंधन नहीं हुआ। नहीं हो सकता है, वो लीडरशिप देखी। आपका क्या मन है? हमारा मन ये है कि किसी भी तरीके से जो भी सांप्रदायिक लोग इस समय समाज में ज़्यादा एक्टिव हैं उनको किसी भी तरीके से डाउन किया जाए, और एक जो है बहुत ही मिला जुला समाज ऊपर उठे। और उस मिले जुले समाज में सपा, रालोद और कांग्रेस एक साथ हो, ऐसा भी? देखो, किसी भी कीमत पे हिंदू मुस्लिम जो मुद्दा है उस पे भाजपा इस समय जीतती आ रही है, तो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा यही है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम देश की यही है कि जो भी हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करके हिंदू मुस्लिम की अपने काम पे वोट ना मांग के राजनीति हिंदू मुस्लिम पे करके जो वोट मांग रहे हैं, इनसे पीछा छोड़ा जाए पहले देश का। हमने काम भी बहुत किए हैं, बहुत सारी चीज़ें गिनवाते हैं, कि हम ये सड़क बना रहे हैं, बिजली की सप्लाई बेहतर। हाँ, तो बिजली उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान की सबसे महंगी है जी। हाँ, और सड़कें अगर बना रहे हैं तो एक भी सड़क ऐसी बता दो जिस पर टोल टैक्स ना हो। कोई मतलब हम अगर सड़क पे चलते हैं, एक कोई सड़क ऐसी नहीं, जो भी नया हाईवे बनता है उस पर हाईवे कंप्लीट होने से पहले टोल लग जाता। चलिए, ये तो नौजवान कानून व्यवस्था के ऊपर बात करनी है मेरे को। जी, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत मजबूत क्या है। नाम है? सर, मेरा नाम आशीष है, डिस्ट्रिक्ट मेरठ का निवासी हूँ, और सर मैं एक कोरोना वार्ड नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे तैनात हूँ। सर, कानून व्यवस्था के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कानून व्यवस्था बहुत सख्त है और बेटे के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा, पर सर मेरी बहन पीड़ित है, उस पर चाकू इसमें तो आपने बताया ना कि एसपी ने कहा है कि पर सर कहा है, पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कब मिले आप एसपी से? सर हम कल भी मिले, परसों भी मिले, और 4 दिन से कोई कार्रवाई नहीं, अपराधी खुले घूम रहे, थाने से छोड़ दिए गए। और वो आपके अपने चाचा हैं? जी, और मेरी परिवार की आपस की रंजिश है जिसका ये जिक्र कर रहे हैं। वो भाई हैं, तो एक ऊपर नीचे के फ्लोर पे रहते हैं। क्योंकि मैं इस मामले से और इनकी जो एप्लीकेशन है इससे परिचित हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। हाँ जी, आपका नाम है यासिर? यस सर। और आपका? अभिजीत। अभिजीत, क्या करते हैं यासिर आप? सर मैं 11th क्लास का छात्र हूँ। 11। और मैं ग्रेजुएशन सेकंड ईयर का छात्र हूँ। आपका तो मेरे ख्याल से पहला वोट होगा इस बार? हाँ जी, पहला वोट है मेरा। आपका? मेरा वोट नहीं है सर। मेरा वोट नहीं। तो बड़े होके क्या बनने का इरादा है यासिर और अभिजीत का? सर बड़े होके कुछ भी बने, मगर समाज की उसमें भलाई होनी चाहिए बस। तो समाज की भलाई के लिए क्या बनोगे, क्या ये भी तो बताओ। सर समाज की भलाई के लिए एक तरीके से भलाई नहीं हो सकती। समाज की भलाई, अभी मैंने आपको सर हिंट दिया था, मैं ह्यूमैनिटीज़ कर रहा हूँ। खुल के बोलो। देखो ऐसा है ना कि ये तुम्हारी ट्रेनिंग भी चल रही है, भविष्य में जब इंटरव्यू होगा ना तो इंटरव्यू लेने वाला बहुत ही सीधा सटीक जवाब चाहता है। यस सर। जैसे बोल रहे हैं कि जी नौजवान द्वारा आगे क्या करने का इरादा है, अगर आप कहोगे जी समाज की भलाई तो हर आदमी कर रहा है। ये भाई अच्छे से चाय बना रहा है, वो भी भलाई कर रहा है। यस सर। ये भाई यहाँ से अपने विचार साझा कर रहे हैं, ये भी भलाई कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। आप कैसे करना चाहते हैं? सर मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली है, मैं 11th-12th करूँगा। मैं दिल्ली में एडमिशन के लिए ट्राई कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं ह्यूमैनिटीज़ में ही या तो फिर लॉ में जाऊँगा, या जर्नलिज्म में जा सकता हूँ, या सिविल सर्विस में। वकील बनोगे या पत्रकार बनोगे या ब्यूरोक्रेट बनोगे? सर मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, मेन मोटिव है मेरा। अरे नहीं सर, भाई अपना रास्ता खुद निकालो। मेरा मेन मोटिव है, बट मैं रेस्ट्रिक्शंस के साथ नहीं। होना भी नहीं चाहिए। हम तो यार अभी तक कंफ्यूज, हमको समझ नहीं आ रहा हम बड़े हो क्या करेंगे।
जी। कुछ बदल भी सकता है भाई। अब मैं चाय वाला बन सकता हूँ, बहुत मेहनत का काम है चाय वाला बनना। अच्छा जी, अभिजीत जी आप क्या कर रहे हैं? सर मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, बीएससी कर रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स से। ड्रीम तो आईपीएस का है, एम अलग है। सर अलग हो सकता है एम एक ही होना चाहिए हमारा। सर थ्योरी सुन सर, ड्रीम मतलब यूनिफॉर्म पहननी आईपीएस की, लेकिन एम मेरा जो है वो इंडिया में जो डेमोक्रेसी है ना उसे मजबूत करना है। इंडिया में डेमोक्रेसी, तो आईपीएस इंडिया में डेमोक्रेसी को कैसे मजबूत? मैं वही तो कह रहा हूँ, ड्रीम अलग है, एम अलग है। अब अगर एम को पूरा करने के लिए ड्रीम छोड़ना पड़े तो कुछ कह नहीं सकते हैं। या समझ में नहीं आया तो बड़ा गोल घूम गया। या तो आपको समझ में आया क्या? लड़का ये चाह रहा है, लड़का क्या चाह रहा है? प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज लाएगा। रुको सर, मैं आपको एक पौधे से पेड़ की कहानी सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि जब पौधा लगता है तभी पता चलता है कि छाया देगा या ज़मीन से पानी चूसेगा। ठीक है सर? छाया देने के लिए भी वो जमीन से पानी तो लेते ही है। नहीं नहीं नहीं, बॉटनी हिला दे रहे हो। मैं सफ़ेदे का जो पेड़ होता है वो पानी जल स्तर घटाता है उस जगह का, ज्यादा लेता है। हाँ कोई ज़्यादा कम लेता है, पानी लेता है, कोई और ज्यादा वो लेता छाया भी इतनी नहीं देता कि भलाई हो सके। है। उसके दूसरे गुण होते हैं। हाँ, उसके दूसरे गुण होते हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ, जब जो बच्चा होता है वो जैसे जैसे बड़ा होता है पारिवारिक माहौल में, तो उसे वोट देने के लिए वहीं से एक तरह से तैयार किया जाता है। लेकिन जब हम कॉलेज में जाते हैं तो अभी जैसे अंकल ने भी कहा था, चचा ने कहा था कि तुम साइंस वाले स्टूडेंट हो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, राजनीति में मत आओ। ये ताऊ ने कहा था? हाँ, ताऊ ने कही थी बात। मैं बता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें वोट देना है तो हमें अपने कैंडिडेट को जानने के लिए राजनीति को भी जानना पड़ेगा। ये बात है कि नहीं? जब हम वोट देने जाते तो रास्ते में 10 तरह के लोग मिलते हैं, आपके जानने वाले भी, वो आपको फोर्स करते हैं, नहीं इसको वोट दे के आना, ये हो जाएगा, नहीं आप इसको वोट दे के आना वरना ये हो जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं कहता, अगर मैं नोटा को वोट दे दूँ तो 100 से 150 लोग खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे कि आपको इस देश में खड़े रहने का अधिकार नहीं। जब भाई नोटा में क्या बुराई है? वही तो मैं अभी कहना चाहता हूँ, नोटा में क्या बुरा है? मैंने कम से कम अपना वोट तो दिया है, वोट ये बेचा तो नहीं है, या वोट के साथ कुछ गलत तो नहीं किया, वोट अपना छोड़ तो नहीं दिया, मैंने अपना वोट दिया है। किसी को पार्टी को वोट देना ज़रूरी नहीं है, वोट देना आपका ज़रूरी है। ये डेमोक्रेसी होती है। और डेमोक्रेसी आपकी मजबूत कब होगी? जब आपका बचपन से माइंडसेट रहेगा कि आपको किस काम पे कब वोट देना है। नेशनल इलेक्शन होते हैं तब राष्ट्रीय मुद्दे अच्छे लगते हैं, लेकिन जब क्षेत्रीय इलेक्शन होता है तब राष्ट्रीय मुद्दे अच्छे नहीं लगते। नगर निगम के चुनाव में आप राफेल डील घुसाओगे या आप सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर आओगे, अच्छा नहीं लगता। वहाँ आपकी नाली की समस्या हो सकती है, पानी भराव की समस्या हो सकती है। विधानसभा के इलेक्शन में मेरठ की क्या मुद्दे हैं? अभी विधानसभा देखिए, चुनाव है अगले साल। अगले साल विधानसभा चुनाव है, तो मैं एक स्टूडेंट के तौर पर आपको बताना चाहूँ, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं बता रहा हूँ, तोमर साहब कह रहे हैं भाई ज्ञान न दे, सीधे बता दे। सुन लीजिए, बच्चा है अभी तो बोलना सीख रहा है। आप लोगों के साथ कुटिया में बैठेगा। जनसंख्या पे अरे तो आएंगे। अब मैं बताऊं, हर तरीके से आप जनसंख्या को समस्या ना बताएं। वो वर्ल्ड में पावर भी हो सकती है। आपने चाइना का उदाहरण भी देखा है, कैसे उसने एक चीप लेबर क्लास क्रिएट करके आज डोमिनेंस कर रहा है दुनिया पे। सर तो मैं तो आप दुनिया को ये दिखाएं कि अगर मोदी जी बाहर जाते हैं तो वो यूथ का नारा देता है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा यूथ है, तो आप कम से कम यूथ का इस्तेमाल भी तो करें, उसे वर्क पावर में भी तो लाएं। आप यूथ को, अगर कोई बंदूक नहीं चलती या कोई मशीन नहीं चलती तो उसमें भी जंग लग जाती है, तो कम से कम आप उसे चलाएं। तो जंग नुक्ता होता है, जंग होती है लड़ाई। हाँ, जंग होती है, हाँ, नुक्ता होता है नीचे। सर मैं ये कह रहा था, बहुत देर से बात की जा रही है जनसंख्या के बारे में। चाइना ने पहले जो नियम लागू किया था वो क्या था कि एक जो पेरेंट होंगे उनके 1 चाइल्ड पॉलिसी होगी, मगर उन्होंने जब उसको बाद में लॉन्ग टर्म प्रोसेस में देखा, उससे सेक्स रेशो सर डिसबैलेंस हो जाता है, तो उसके बाद उन्होंने 3 चाइल्ड पॉलिसी को शुरू किया है। 3 हो गई है सर, क्योंकि उससे सेक्स रेशो ख़राब हो जाता है, इसलिए हम उसको ये नहीं कर सकते। सर जब 1930 के दशक में महामारी आई थी ना, उस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जॉब सीकर्स ज़्यादा थे और डेवलपमेंट एम्प्लॉयर्स कम थे। आज भी ये जॉब सीकर्स ज़्यादा हैं और एम्प्लॉयमेंट कम है हमारे पास। सर जैसे अभी ये बात, तो अभी भारत में पॉपुलेशन की समस्या है कि नहीं? सर समस्या है। आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन है?
सर उसके हमारे हिसाब से उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है कि उस पर ये कानून लागू कर दिया जाए। सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, शिक्षा सॉल्यूशन है, रोज़गार सॉल्यूशन है। सर हम कह रहे हैं कोई भी जो सोशल इविल होता है ना, वो कानून ला के उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, समाज को जागरूक करके कंट्रोल किया जा सकता है। साथ साथ कानून भी तो चाहिए होते हैं ना, जैसे ट्रैफिक पे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होता है, आपको बोलता है अरे साहब आप तो हेलमेट पे चालान करते हो, तो लोग एकदम हेलमेट नहीं करते हैं। सर बट वो सोशल इविल सर ये लॉन्ग टर्म पुराने ज़माने से इस तरह से होता आ रहा है, तो उसे हमें लोगों को समझाना पड़ेगा। जैसे आपने एग्जांपल दिया खुद, ग्रेजुएशन में जो गर्ल्स हैं उनका जो सेक्स रेशियो 2.7 है लगभग, तो इससे हमें पता चलता है कि इससे कंट्रोल किया जा सकता है। सर हमारा ये कि आप बात कर रहे थे गन्ने के भुगतान के लिए, मैं खुद स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ CBSE पैटर्न के स्कूल में, फ़ीस अच्छी खासी है। तो सर हमारे जो यहाँ पे है हमारा नवंबर दिसंबर में हमने गन्ना डाल दिया था, और सर अभी तक 4 पर्चियाँ जो डाली थी उसका वो भुगतान नहीं हुआ है। उससे मेरी जो फ़ीस मेरी पर्सनली, और मैं कह रहा हूँ हमें कहीं भी बात अपनी नहीं करनी चाहिए, सबकी करनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे हज़ारों करोड़ों लोग हैं जिनका नहीं हुआ है, हमें बहुत दिक्कत हुई स्कूल में फ़ीस देने तक के लिए। चलिए, एक लंबी बातचीत रही और पवार साहब को कचहरी भी जाना है। पवार साहब आपके पास 60 सेकंड का समय है। बहुत बढ़िया। आपने सर जनसंख्या की बात की, तो मैं बताना चाहता हूँ हमारी जो मौजूदा सरकार है, सबसे पहले उन्होंने काम किया है 2, जो मेरी नज़र में, एक तो हम 2 हमारे 2, आप समझ जाएंगे, हम 2 हमारे 2। दूसरा है पकौड़ा योजना, भगोड़ा योजना, ये व्यापार हो गया है, ये वो जनसंख्या का हो गया है। क्योंकि जनसंख्या वास्तव में क्या है पॉपुलेशन की प्रॉब्लम? हाँ वही मैं जनसंख्या वास्तव में ज्वलंत समस्या है, विस्फोटक तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, हमें जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए क्योंकि बेस है वही मैं बता रहा हूँ कि शिक्षा तो एक है ही, लेकिन जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले मेरा खुद योगदान है, क्योंकि मैंने खुद अपनी नसबंदी कराई सिर्फ एक बेटे पर, और वो चाहे बेटी होती है बेटा होता, ये मेरा अपना ये पहले से प्लान था कि बेटी हो या बेटा हो, एक बच्चे पे हम अपना नसबंदी करेंगे। सॉल्यूशन ये है कि पहले तो जागरूक किया जाए शिक्षा के माध्यम से। दूसरा, जिसके पास इस समय 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, जिसके पास इस समय 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, उनको कुछ सरकारी जो सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, उनसे वंचित किया जाए, उसमें कुछ पेनल्टी लगाई जाए, और जिन हाँ और या फिर योजना से वंचित किया जाए, या और जिनके पास 1 या 2 हैं उनको कुछ लाभान्वित किया जाए। दूसरा यह है कि जब अल्ट्रासाउंड होता है, ये हमने 2014 में भी कहा था, जो आज इम्प्लीमेंट हुआ है। दूसरा, जब अल्ट्रासाउंड होता है प्रेग्नेंट लेडी का, तो उसमें उसके पहले बच्चे कितने, बेटी कितना बेटा कितना, वो सारा डिटेल लिखा जाता है। उसी बेस पे जब उसकी डिलीवरी हो तो तुरंत उसके साथ वहीं उसकी नसबंदी करा दी। ये तो काम की चीज़ें हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशांत है। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि बीजेपी, मैं अब तो खेती करता हूँ जी, किसान ही। हाँ जी, पहले पढ़ाई करी थी पहले टीचर थे, लॉकडाउन में नौकरी चली गई। हाँ ये दोस्त है हमारे। तो बस मैं इतनी लाइन कहूँगा, अगर बीजेपी नफरत की ज़मीन तैयार करी है ना हिंदुस्तान में, तो उसमें मोहब्बत के बीज बोने का काम RLD करेगी। हाँ जी। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये हमको एक पर्चा भी दिया गया है। 5 सितंबर को भारतीय किसान यूनियन की किसान महापंचायत है, जिसके बारे में ये जानकारी है। और ये मेरठ की नौजवान किसान सभा है। सूर्यास्त नहीं सूर्योदय, मृत्यु नहीं जीवन, निराशा नहीं आशा, समर्पण नहीं संघर्ष। तो इस कुटिया पे आके मुझे, गुप्ता जी की ये कुटिया है, मैगी पॉइंट भी है, हालांकि हमने अभी मैगी नहीं खाई है, मैदा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा भी विद्वान लोग कह गए हैं। इस कुटिया पर आके थोड़ा बहुत तो चलता है। इस कुटिया पे आके समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नौजवान लोगों ने, ज़्यादातर लोग उसी से हैं, हमको अपनी विपक्ष की रणनीति और मुद्दे बताए। पवार साहब शोध कर रहे हैं, पीछे मौजूद हैं, तो उन्होंने भी ज्ञान दिया चौधरी साहब पे। अब इस ज्ञान के बारे में आप ज्ञानियों का क्या ज्ञान है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी लल्लन टॉप यूपी का हालचाल लेने के लिए, यूपी के अलग अलग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की विचारधारा, वो कैसे सोचते हैं, उन सब के बारे में जानने के लिए, और जो गैर राजनीतिक लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, उसके बारे में जानने के लिए अलग अलग ज़िले में जा रहा है। आज तारीख 24 अगस्त है। 24 और 25 अगस्त को हमारा मेरठ में पड़ाव है। अगर आप हमारी इस यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, जो आगे जाके बागपत, शामली, सहारनपुर और फिर दूसरे ज़िलों में जाएगी, जिसके बारे में हमारे सोशल मीडिया पे आपको अपडेट मिलता रहेगा, तो ज़रूर बताइए। आप हमें मेल कर सकते हैं lt.chunav@gmail.com पे। और पर्दे के पीछे क्या बात हो रही, जो मैं दिन भर सब लोगों की सुनता हूँ, ऑन कैमरा और फिर ऑफ कैमरा,
तो उसके बाद मैं क्या समझ पाता हूँ वो भी मैं बताता हूँ। इसके लिए आपको लल्लन टॉप यूपी का यूट्यूब चैनल हमने एक नया शुरू किया है, जिसमें बिहाइंड द सीन आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो हमारे ये प्रोड्यूसर साहब हैं आयुष जी, ये शूट करते हैं। हम लोग कमरे में बैठ के बात करते हैं कि यार वो भाई मिला था, वो बात सही कह रहा था, वो भाई जैसे इन्होंने जो बात कही है ना, वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी कि जो पढ़ा लिखा मुस्लिम युवा है वो इस चीज़ की कॉल ले और लीडरशिप दे इस चीज़ की आके कि भाई हम पॉपुलेशन काम करें, क्योंकि इन्होंने शिक्षा की जो वजह बताई और बाबा साहब अम्बेडकर भी यही बात कह गए हैं, सारे ज्योतिबा फुले, सारे विद्वान जो हुए हैं वो यही कह गए हैं कि पढ़ो और शिक्षित हो, संघर्ष करो और उसी से आपकी स्थिति बदलेगी। इसलिए शिक्षा पर लल्लन टॉप भी बड़ा जोर देता है। हम किताब वाला प्रोग्राम भी करते हैं। लल्लन टॉप यूपी आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे बिहाइंड द सीन मिल जाएंगे, तो आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।